हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर सोशल गुरु डालिका सरवाल फ्रॉम एग्जाम्पलर पॉइंट। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं चैप्टर 1 हिस्ट्री द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपके एग्जाम्स पास आ गए हैं तो अब हौले हौले काम करके नहीं चलेगा। और मुझे पता है अभी भी बच्चों को प्रॉब्लम्स होगी आंसर मेकिंग में, कॉन्सेप्ट्स में एंड सो ऑन। सो इसीलिए हम आ गए हैं आपके सामने, हम हाजिर हैं। तो अब हम आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आंसर्स को डिस्कस करेंगे, प्लस हम आपको बताएंगे कि आंसर्स को लिखना कैसे होता है सो दैट एग्जामिनर आपके मार्क्स काट ना पाए। ठीक है, और एग्जामिनर आपके मार्क्स सिर्फ तभी काटता है जब वो आपकी प्रेजेंटेशन से खुश नहीं होता या आपकी नॉलेज से खुश नहीं होता। तो वो दोनों क्वेश्चंस को, दोनों प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, तो आपके आंसर्स होने चाहिए बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही कॉन्साइज और बहुत ही प्रेजेंटेबल। ये तीन चीजें हमको ध्यान रखनी है। लेकिन मैम हमको तो याद नहीं होता है क्वेश्चन, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? हमें तो आंसर हम भूल जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास यही मैसेज आता है कि मैम हमें पूरा चैप्टर आता है बट हम मैम आंसर्स को पोर्ट्रे ही नहीं कर पाते। तो वहां पे जब प्रॉब्लम आती है तो उसी के सॉल्यूशन के लिए आज मैं आपके सामने हूं और आज हम ये देखने वाले हैं कि आपको पूरा चैप्टर आता है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, बट सोशल स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है, वैसे तो एक ही सब्जेक्ट है लेकिन इसमें अपने आप में 4 सब्जेक्ट्स हैं जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के हैं गाइस। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे ऐसे काम नहीं चलेगा। हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का एक डिफरेंट अप्रोच है, लेकिन यहाँ पे एक चीज कॉमन है कि आंसर बहुत प्रेजेंटेबल होना चाहिए। ठीक है, वर्ड लिमिट सेट है लेकिन वर्ड लिमिट के साथ साथ हमें आंसर्स को इफेक्टिव बहुत दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखा रही हूँ विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट कि आपको आंसर्स को कैसे लिखना है सो दैट आप आंसर्स को लिख भी पाए, लर्न भी कर पाए और उसको याद भी रख पाए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ मेजर इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे चैप्टर्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम देखेंगे और उसको हम याद करेंगे, उसी तरीके से हम याद करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ गाइस। इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? नेशनलिज्म। तो अगर मैं आपसे पूछूं नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है तो आप बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं ना कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है तो उसके लिए मेरे पास सिर्फ 2 वर्ड्स हैं, एक है वननेस और एक है कॉमन कॉन्शियसनेस। कॉमन कॉन्शियसनेस एंड वननेस, जब हम कंट्री में खुद को यूनाइटेड देखते हैं और जब हम रिलीजन, कास्ट, जेंडर, ठीक है, उससे अपने आप को अबव मानते हैं, उससे कंट्री को अबव मानते हैं, जब हम अपनी कंट्री को अबव मानते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा कॉन्सेप्ट, सिर्फ 2 वर्ड्स में मैंने डिफाइन कर दिया है। तो इसी तरीके से आपको भी बहुत ही इफेक्टिवली आंसर को बताना है, लेकिन बहुत ही कम शब्दों में। अगर हम कम शब्दों में इसको पढ़ेंगे तो हमें कम शब्दों में इसको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, सो वननेस एंड कॉमन कॉन्शियसनेस। इसके साथ हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्लेन द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। ठीक है, तो फ्रेंच पीपल के दिलों में, ठीक है, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा था 9th, जब आप 9th थे तब आपने पढ़ा था, जब आप 10th बन गए तब भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था फ्रांस की, एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिकल इवेंट था ये। ठीक है, फ्रांस की हिस्ट्री का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। ठीक है, तो जब फ्रांस में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ तो उस रेवोल्यूशन से सबको आइडियाज मिले। कौन से आइडियाज मिले? 3 आइडियाज मिले, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये इन 3 आइडियाज ने तहलका मचा दिया। सिर्फ वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। तो वर्ल्ड से मैं आपको यूरोप लेके आऊंगी क्योंकि अभी मैं यूरोप की बात कर रही हूं। तो देखते हैं इन फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने कौन से ऐसे आइडियल्स वो लेकर आए कि यूरोपियंस को भी लगा, ठीक है, कि उनको नेशनलिज्म की फीलिंग को क्या करने की जरूरत है, उसको राइज करने की जरूरत है, उस जगह पे नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है गाइस, तो वहां पे ऐसा क्या था? यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो बहुत ही स्कैटर्ड कंट्रीज थी, वो छोटे छोटे हिस्सों में, रीजन्स में बटी हुई कंट्री थी, और जहां पे कोई भी कॉमन कॉन्शियसनेस
और वननेस की फीलिंग नहीं थी। तो इस वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने वहां पे किन आइडियल्स को फैलाया, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को। लेकिन हमें इस आंसर में और क्या क्या चीजें लिखनी है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो यहां पे मेरे पास सबसे पहला पॉइंट आता है द फादरलैंड एंड द सिटीजन्स। ठीक है, फादरलैंड जैसे हमारे यहाँ पे मदरलैंड का कॉन्सेप्ट है, वहां पे फादरलैंड का कॉन्सेप्ट है, सिटीजन का कॉन्सेप्ट है। ये मेरा बुलेट पॉइंट है गाइज, और ये मेरे कीवर्ड्स हैं। जब मैं बुलेट्स पॉइंट्स को देखती हूँ और कीवर्ड्स को देखती हूँ गाइज, तो मेरा आंसर जो है वो खुद ब खुद फॉर्मेशन में आ जाता है। द फादरलैंड, द सिटीजन्स, और कीवर्ड क्या है मेरे पास, द आइडियाज ऑफ ला पात्रे, ली सिटोयन, यूनाइटेड पीपल, यूनिफाइड पीपल, और इक्वल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट क्या आ गया दिमाग में, ठीक है, पहला पॉइंट क्या आ गया आंखें बंद करके, अब तो एकदम बता दो, द फादरलैंड एंड द सिटीजन। कीवर्ड क्या है मेरे पास, द आइडियाज ऑफ ला पात्रे, ली सिटोयन, इक्वल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद सेकंड पॉइंट मेरे पास है फ्लैग, झंडा। ठीक है, फ्लैग का मतलब कौन सा फ्लैग होगा गाइस, फ्लैग है मेरे पास जो रॉयल फॉर्मर फ्लैग पहले था, उसको रिप्लेस कर दिया फ्रेंच ट्राई कलर ने। फ्रांस में 3 कलर का एक न्यू फ्लैग बना जो सारे के सारे फ्रेंच पीपल को डिपिक्ट करता था। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट मेरे पास आता है अबॉलिशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज। एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जो ट्रेडिंग होती है उस पर टैक्सेस लगते हैं, उस टैक्सेस को खत्म कर दिया गया, क्योंकि इससे क्या होता है, आना जाना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करना इज रियली इजी। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा, अबॉलिशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज। तो ये भी आइडिया फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने यूरोप में और पूरे वर्ल्ड में ये आइडिया जो है वो पॉपुलराइज किया। सो यहाँ पे हम देखते हैं यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजर्स। अब देखो, तुम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करने जा रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं है कि वहां पे कौन से मेजर्स, कौन से यूनिट्स यूज होते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ पे कुछ और ही यूनिट्स यूज होते हैं, वहां पे कुछ और ही यूनिट्स होते हैं, तो हम वहां पे ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेडिंग नहीं होगी तो फिर क्या नहीं होगा, तो फिर हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, हमारे रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। यूनिफॉर्म मतलब हम सब एक जैसा। ठीक है, आप स्कूल में जाते हैं सब सेम यूनिफॉर्म पहन के, जस्ट लाइक दैट गाइस। ठीक है, इसके बाद देखो लैंग्वेज। लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन करने का। अगर मुझे आपकी लैंग्वेज नहीं आती होगी, आपको मेरी लैंग्वेज नहीं आती होगी, हमें एक सेम लैंग्वेज नहीं आती होगी, तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत मुश्किल होगा अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ शेयर करने में। तो यहाँ पे लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेपन टू गेट कनेक्टेड विद। सो द फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज एंड इट वाज रिटन एंड स्पोकन इन द कैपिटल सिटी ऑफ द पेरिस, और बाकी की लैंग्वेजेस को डिस्करेज कर दिया गया। और मेरे पास आखिरी पॉइंट आता है यूनिफॉर्म लॉज का। फिर से वही कॉन्सेप्ट, यूनिफॉर्म पहन के जाते हो ना सब स्कूल, तो यूनिफॉर्म लॉज बना दिए गए, ऐसा सिस्टम क्रिएट किया गया जो सबके लिए एक होता है। अच्छा, तुम्हारे स्कूल में एक प्रिंसिपल मैम है, सबके लिए प्रिंसिपल मैम सेम है ना? ऐसा तो नहीं है कि 9th क्लास की प्रिंसिपल मैम अलग है, 10th क्लास की अलग है, 11th क्लास की अलग है, 12th क्लास की अलग है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वही प्रिंसिपल मैम जो है वो सेंट्रल पार्ट है। ठीक है, और वो तुम सब के लिए काम करती है। ठीक है, वो सारे टीचर्स को ऑर्डर देती हैं या देते हैं। ठीक है, दैट वे गाइस, यूनिफॉर्म लॉज, अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अपने प्रिंसिपल मैम को याद कर लेना, अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, वाज पुट इन द प्लेस एंड फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल द सिटीजंस विद इन द टेरिटरी। अब बात आती है इस आंसर को रिवाइज करने की। ठीक है, अब बात आती है इस आंसर को रिवाइज करने की। तो जब बात आ जाएगी इस आंसर को रिवाइज करने की, तो मैं ये पूरा आंसर हटा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अब मुझे पता है कि तुम अपने आप इस आंसर को बोल दोगे। ये फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने आइडिया स्प्रेड किया, और उन आइडियाज के बारे में हमको बताना है, उन मेजर्स के बारे में हमको बताना है। तो सबसे पहला क्या था, द फादरलैंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ फादरलैंड एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिटीजन। उसमें मेरे पास कीवर्ड क्या थे, ला पात्रे, ली सिटोयन, इक्वल राइट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। 4 मेरे बुलेट पॉइंट्स के साथ 4 मेरे कीवर्ड्स हो गए गाइस। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट मेरा क्या था, फ्लैग। फ्रेंच फ्लैग जो था, एक नया फ्रेंच फ्लैग आया, ट्राई कलर हम उसको बोलते हैं, और उसने रॉयल फॉर्मर फ्लैग को रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस, फ्रेंच ट्राई कलर, रॉयल फॉर्मर फ्लैग, ये 3 मेरे पास हो गए कीवर्ड्स। इसके बाद मेरे पास आया लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज थी गाइस, फ्रेंच लैंग्वेज।
कहां पे बोली और लिखी जाती थी? पेरिस में, और बाकी की लैंग्वेजेस को डिस्करेज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वननेस और कॉमन कॉन्शियसनेस की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिफॉर्म लॉज। प्रिंसिपल मैम, यूनिफॉर्म लॉज, अ सेंट्रलाइज्ड यूनिफॉर्म सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या आता है? अबॉलिशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटीज में फिर से वही ट्रेड करने जा रहे हो, पता ही नहीं है दूसरी जगह पे क्या हो रहा है। ठीक है, सो अ यूनिफॉर्म measure, a uniform weight system, measure system and the abolition of the custom duties. ठीक है, तो इस तरीके से हमको रिवाइज करना है। सो गाइस, बुलेट पॉइंट्स प्लस कीवर्ड्स एंड दैट्स इट। उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए। ठीक है, नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले टाइम में करते रहेंगे। थैंक यू।